तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग सबने देखा ही होगा। पहले मैं इसके बिहेवियर को अच्छे तरीके से स्टडी कराऊंगा, उसके बाद फिर मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यूज वगैरह, फिर इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। तो लेट्स से हमारे पास एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग ऐसा है और स्प्रिंग का कुछ लेंथ होगा। तो जो भी स्प्रिंग का लेंथ होता है ये नेचुरल लेंथ कहा जाता है। और ये पोजीशन जहाँ पे स्प्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन नहीं है उसे नेचुरल लेंथ पोजीशन कहा जाता है। ठीक है, सो NL इज व्हाट? नेचुरल लेंथ। और नेचुरल लेंथ क्या होता है? देयर इज नो एक्सटेंशन इन इट, नो एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन इन इट, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं इसको कंप्रेस करूंगा या फिर एलोंगेट करूंगा। तो मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, ये एलोंगेट करेगा। तुमने इस पॉइंट पे आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाया। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, जो कोई भी एक पर्सन या फिर आदमी लगा रहा है। तो जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड हो गया, इतना सा डिस्टेंस या फिर लेंथ एक्सटेंड हो गया। और इस एक्स को बोला जाता है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, इसे स्प्रिंग में एक्सटेंशन कहा जाता है। तो अगर मैं इस पॉइंट का FBD बनाऊंगा तो इस पे दो फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो आगे की डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा और स्प्रिंग फोर्स एक पीछे की डायरेक्शन में लग रहा होगा। स्प्रिंग फोर्स क्या है? स्प्रिंग के कारण से लगने वाला फोर्स। सो दिस F एक्सटर्नल इज एक्सटर्नल फोर्स, external force, and this is spring force. This is spring force. तो ऐसा देखा गया कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ये स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। जितना ज़्यादा मैं इलोंगेशन करता हूँ उतना ज़्यादा फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, उतना ज़्यादा बढ़ता है। डायरेक्शन की बात करूँगा बाद में, बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो देखा कि जितना ज़्यादा मैं इसको एक्सटेंड करूँ उतना ज़्यादा इसे फोर्स लगाना पड़ रहा है मुझे। तो स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बोला गया। और फिर यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स को बोला गया डेट स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स। सो दिस इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स। और इस जगह पे मैंने के डिफाइन किया है जिसको बोला गया स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग का कांस्टेंट। अब इस के बारे में हम लोग बातें करेंगे थोड़ा सा कि के है क्या चीज़ और के का बड़ा होना या छोटा होना से क्या मतलब फ़र्क पड़ता है। और जनरली तुम बुक्स वगैरह में देखोगे डेट स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स लिखा जाता है। और माइनस इसलिए कि ये डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना।
कैसे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है? दो केसेस हम लोग लेते हैं, केस वन एंड केस टू। केस वन में क्या करेंगे हम लोग? इलोंगेशन करेंगे। तो मान लो कि नेचुरल लेंथ इस जगह पे था और तुमने इस लेंथ से एक्सटेंड कराया, तो x का डायरेक्शन जो वेक्टर फॉर्म में मिलेगा मुझे, डेट विल बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। और तुमने फोर्स इधर लगाया, तो इस लोकेशन पे F एक्सटर्नल लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। तो स्प्रिंग फोर्स कैसा है? नेगेटिव है। x कैसा है? पॉजिटिव। स्प्रिंग फोर्स कैसा है? नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स को मुझे नेगेटिव डायरेक्शन में लाने के लिए एक माइनस साइन मैं पहले से लगा के रखूंगा, ताकि x का वैल्यू सॉरी पॉजिटिव पुट करूंगा तो स्प्रिंग फोर्स खुद ही खुद मुझे नेगेटिव दे देगा और मुझे पता चल जाएगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है फोर्स। हम लोग हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, डायरेक्शन हम लोग खुद से डिसाइड करेंगे। केस टू, केस टू में इस बार क्या किया? कंप्रेस किया। ये था इसका नेचुरल लेंथ और नेचुरल लेंथ से मैंने इसको इलोंगेट कर दिया। इस बार किया मैंने इसको कंप्रेस, तो नेचुरल लेंथ इसका इस जगह पे था और मैंने इसको कंप्रेस करके इस लोकेशन तक रखा। तो फोर्स एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो इस लोकेशन पे दो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक एक्सटर्नल जो कि इस डायरेक्शन में होगा और स्प्रिंग फोर्स इस पे किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। फील कर सकते हो तुम, है ना? तो तुम्हारा x किधर हुआ? तुमने x जो दिया था दिस वाज नेगेटिव, x तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन में है और स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव। तो इसीलिए फिर से नेगेटिव की बात करें तो माइनस साइन से वो कंपनसेट हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, हम लोग हमेशा इस तरीके से काम करेंगे। नेगेटिव साइन लगाना है कि नहीं लगाना है हम खुद डिसाइड करेंगे। मैग्नीट्यूड याद रखना है, एफ इज स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स होता है, वेर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज इलोंगेशन और कंप्रेशन। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन, सॉरी एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इन द स्प्रिंग। अब के वैल्यू को देखते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट, ये जो के है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। और अगर हमारे पास के का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो डेट स्प्रिंग विल बी कॉल्ड एज हार्ड स्प्रिंग, और के का वैल्यू अगर कम होगा तो उस स्प्रिंग को बोलेंगे हम लोग सॉफ्ट स्प्रिंग। फील कराता हूँ। हार्ड स्प्रिंग कैसा? जैसे कि ट्रेन के नीचे अगर तुम देखोगे तो एक स्प्रिंग लगा होता है इस तरीके से, देखा है ना? और ये काफ़ी मोटा सा स्प्रिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, तुम उसके ऊपर चढ़ भी जाओ तो भी इसमें कोई कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन नहीं होगा, है ना? मतलब इसका के का वैल्यू क्या है? बहुत ही ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड स्प्रिंग है। और पेन के रिफिल में भी एक स्प्रिंग होता है, देखा है तुमने? पेन के रिफिल में भी एक स्प्रिंग होता है। ये स्प्रिंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसको तुम खींचो दोनों साइड से, देखो आराम से ये एलोंगेट हो जाता है। तो इसका के का वैल्यू क्या है? छोटा है। और ऑफ कोर्स हम लोग के का वैल्यू बड़ा या छोटा किसी के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा स्प्रिंग, मतलब कि काफ़ी बड़ा के का वैल्यू हो गया, मतलब स्प्रिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, टफ है। और ये स्प्रिंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब इसको आसानी से मैं इलोंगेट या फिर कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट की बात। अब स्प्रिंग में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उसको भी समझेंगे। पहले स्प्रिंग पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं।
क्वेश्चन ऐसा है कि एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से ब्लॉक को अटैच कर दिया गया एम मास का, और ये ब्लॉक अभी इक्विलिब्रियम पे है। तो पूछा गया फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। निकालो। काफी आसान है। क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे एम मास के ब्लॉक को। हम लोग पहले ही अज्यूम कर लिए हैं कि इसमें एक्सटेंशन हो चुका है। नेचुरल लेंथ था इस जगह पे, और ये एक्स अमाउंट एक्सटेंडेड है इस जगह से एम मास। और अगर ये एक्सटेंडेड होगा तो इस पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा एम जी, और क्योंकि एक्स अमाउंट में एक्सटेंशन है तो इस पे ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा के एक्स। तो मैं क्या बोलूँगा, के एक्स विल बी इक्वल्स टू एम जी, सो एक्सटेंशन विल बी इक्वल्स टू एम जी बाई के। समझ में आया क्या? है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन इस बार ऐसा है कि ये एक स्प्रिंग है और इस जगह पे एक ब्लॉक रखा गया एम मास का, और ये एक और स्प्रिंग है, इस जगह पे भी एम मास का ब्लॉक रखा गया, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ए एंड बी। तो पूछा गया दोनों में इलोंगेशन कितना होगा। फाइंड द इलोंगेशन इन बोथ स्प्रिंग्स। सॉल्व करो। तो दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन निकालना है, तो मैं पहले दोनों का एफबीडी बना लेता हूँ और फिर समझते हैं। ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है ना, ये एम मास और ये भी एम मास है। तो इसके ऊपर एम जी लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में फोर्स, और इस जगह पे जो कांटेक्ट है, मान लेता हूँ कि इसमें एक्सटेंशन है एक्स बी, तो ऊपर फोर्स लगा रहा होगा ये के इंटू एक्स बी, और ये इक्विलिब्रियम में है। तो मैं बोलूँगा एम जी विल बी इक्वल्स टू के इंटू एक्स बी। इस जगह पे बात करते हैं, इस पे एक तो नीचे की डायरेक्शन में एम जी फोर्स लग रहा होगा, दूसरा के एक्स बी लग रहा होगा, और ऊपर के डायरेक्शन में के एक्स ए लग रहा होगा क्योंकि इसमें एक्सटेंशन एक्स ए है। ये समझ में आया ना। स्प्रिंग जो है वो दोनों एंड पे फोर्स लगाता है, या तो वो कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा या तो फिर वो एक्सटेंशन टेंशन वाला लगाएगा। ये बात समझ में आया ना। मान लो ये इलोंगेट हो गया, नेचुरल लेंथ इतना था, तो स्प्रिंग क्या करेगा, ये जो भी ऑब्जेक्ट अटैच होगा इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे देखा कि ये स्प्रिंग ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लाएगा और ये स्प्रिंग नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लाएगा दूसरे एंड पे, और इस जगह पे भी मैं बैलेंस कर लेता हूँ। तो क्या मैं बोलूँगा, के एक्स ए इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ऑफ के एक्स बी। के एक्स बी का वैल्यू हमें पता है, ये टू एम जी हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल्स टू टू एम जी डिवाइडेड बाई के, एंड एक्स बी इज इक्वल्स टू एम जी डिवाइडेड बाई के। यह आंसर। समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये एंगल थीटा है और इस जगह पे स्प्रिंग है जो कि इस तरीके से लगा हुआ है, और इस जगह से नहीं, ऐसा नहीं पूछते।
ऐसा करते हैं, ब्लॉक इस तरीके से लगा हुआ है और स्प्रिंग इस तरीके से अटैच्ड है। स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है और इसका मास है m। तो बताओ इलोंगेशन कितना होगा। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो जो हमारा स्प्रिंग है वो इस तरीके से रखा हुआ है, तो पूरे रस्सी में जो टेंशन दिलाएगा वो स्प्रिंग ही दिलाएगा। और ये जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो स्प्रिंग फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, डेट इज टेंशन। और इसमें पूरे स्प्रिंग में टेंशन होगा टी। तो दिस टेंशन इज बेसिकली स्प्रिंग फोर्स विच विल बी के एक्स। तो एम जी साइन थीटा is equals to kx, so x is equals to mg sin थीटा बाय के। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया गया है और ये पुली से अटैच किया गया है और सिस्टम को फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया था कुछ इस तरीके से। ऐसा ये m मास है और ये भी m मास है। पूछा गया फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन में मुझे स्प्रिंग में एक्सटेंशन निकालना है। तो मुझे स्प्रिंग में एक्सटेंशन निकलेगा कैसे, वो पुली पे जितना नेट फोर्स लगेगा उससे निकलेगा। ये स्प्रिंग लगा हुआ है और पुली पे इस डायरेक्शन में टेंशन और इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है। एक रस्सी में एक टेंशन होता है और स्प्रिंग कांस्टेंट है के। तो मैं बोल लूंगा डेट टू टी इज इक्वल्स टू, इस जगह पे के एक्स फोर्स लग रहा होगा पीछे की डायरेक्शन में। So, तो टू टी बाय के। अब मुझे क्या निकालना है, टेंशन निकाल लेना है। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम मुझे देख के लग रहा है कि इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो ये ए से एक्सलेट करेगा इधर, तो ये भी ए से इस डायरेक्शन में जाएगा। अब मुझे निकाल लेना है कि एक्सलेशन या फिर टेंशन कितना है। तो नीचे की डायरेक्शन में है एम जी, ऊपर की डायरेक्शन में है टेंशन। इक्वेशन आएगा एम जी माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। इस पे आगे की डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, सो टेंशन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। दोनों को ऐड कर लो, एम जी इज इक्वल्स टू टू एम एम कैंसिल आउट हो गया, ए इज इक्वल्स टू जी बाई टू। ए जैसे जी बाई टू निकला तो टेंशन निकल के आ गया एम इंटू जी बाई टू। अब इस टेंशन का वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, तो एक्स हो जाएगा एम जी बाई टू डिवाइडेड बाय के। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर एम जी बाई के। समझ में आया क्या या नहीं आया? हाँ, ओके। चलो अब स्प्रिंग के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग जो है हमारा वो या तो सीरीज में हो सकता है या फिर पैरेलल में लगा हो सकता है, और मुझे उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है कि कितना होगा। तो देखो पहला हम लोग सीरीज का करते हैं, केस वन।
सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो स्प्रिंग जो है वो सीरीज में लगे होंगे। लेट से कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और ये दूसरा स्प्रिंग है, दोनों का मैंने सीरीज में लगा दिया है। दिस वन इज K1 एंड दिस वन इज K2, और मुझे इसको एक ही स्प्रिंग से रिप्लेस करना है। इन दोनों में से कोई एक स्प्रिंग को यूज करना है एंड दिस विल बी K इक्विवेलेंट। यहाँ पे रहेंगे तो इस पे मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ, F एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, F एक्सटर्नल, और इस जगह पे फोर्स आगे के डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, वो भी F एक्सटर्नल। तो जितना इफेक्ट ऊपर आ रहा है उतना इफेक्ट नीचे में भी मिलना चाहिए। देखो दोनों में इलोंगेशन तो अलग अलग होगा, इसमें इलोंगेशन x1 अमाउंट में होगा और इसमें इलोंगेशन x2 अमाउंट में होगा और इसमें इलोंगेशन x अमाउंट में होगा। और हमें पता है कि x विल बी इक्वल्स टू x1 प्लस ऑफ x2, क्योंकि उसी जगह पर इफेक्ट तो हमें सेम ही देखना चाहिए, मिलना चाहिए। तो x1 और x2 होगा कितना वो हमें निकालना है। मैं इसको इरेज करके नीचे लिखता हूँ। पहले मैंने इस पॉइंट को बनाया इस जगह पे, तो इस पॉइंट पे आगे की डायरेक्शन में लग रहा है F एक्सटर्नल, जिसको मैं सिर्फ F से डिनोट कर लेता हूँ, और पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पे कौन सा स्प्रिंग अटैच्ड है, K2 वाला, तो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा K2x2। सो F इज इक्वल्स टू मैं बोलूँगा K2x2 है। ओके, अब इस पॉइंट का एफबीडी बनाऊंगा मैं। तो इस पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो आगे की डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में लग रहा है K2 वाला स्प्रिंग का फोर्स K2x2, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है K1 वाला K1x1, और ये इक्विलिब्रियम में है। मैं फिर से वही बोलूँगा K1x1 इज इक्वल्स टू K2x2। इन दोनों को कंबाइन कर लो तो F इज इक्वल्स टू K1x1 इज इक्वल्स टू K2x2 होगा। एक रिलेशन इस जगह से आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखो मैंने यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम का लगाया है कॉन्सेप्ट, और इसके लिए तो आसान है, डेट F इज इक्वल्स टू K इक्विलिब्रियम इंटू एक्स। अब नीचे मैं लिख देता हूँ डेट x इज इक्वल्स टू x1 प्लस ऑफ x2, और x का वैल्यू मैं इस जगह से निकाल के पुट कर लेता हूँ, विच इज F अपॉन K इक्विवेलेंट, और x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस जगह से निकाल के पुट करो F अपॉन K1, और x2 का F अपॉन K2, F कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3 प्लस 1 बाई K4 अप टू सो ऑन, जितने भी स्प्रिंग सीरीज में लगे होंगे सभी का ये रिजल्टेंट आएगा। ठीक है क्या? दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होने वाला, दो स्प्रिंग को मैं पैरेलल में लगाऊंगा ऐसा, और ये ऐसा, और इसको मैं फोर्स लगा करके खींच रहा हूँ F से। तो मुझे इन दोनों के जगह पे सिर्फ एक ही चाहिए स्प्रिंग जो इन दोनों का इक्विवेलेंट के बराबर हो, F और ये K इक्विवेलेंट। तो जितना भी फोर्स लगेगा इस पे एक्सटेंशन जो होगा दोनों में सेम होगा, हाँ या ना? क्योंकि ये जो है
दोनों में एक्सटेंशन सेम अमाउंट में कराएगा और इसमें भी एक्सटेंशन फिर सेम अमाउंट में ही होगा। और इस जगह पे मैं f को क्या बोल सकता हूँ, k1x एंड k2x के बराबर होगा। और इस जगह पे क्या बोल सकता हूँ, f इज इक्वल्स टू k इक्विवेलेंट इंटू एक्स के बराबर होगा। बस पुट कर लेता हूँ, f इज इक्वल्स टू k 1x प्लस ऑफ k2x, और ये f का वैल्यू इधर पुट कर लेता हूँ विच इज k इक्विवेलेंट इंटू एक्स इज इक्वल्स टू k1x प्लस k2x, सॉरी k x कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2। तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। हमेशा याद रखना सीरीज और पैरेलल में किस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे ये कौन सा स्प्रिंग सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। अगर दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन सेम अमाउंट में हुआ, इफ एक्सटेंशन और कंप्रेशन, if extension and compression in both of the spring are same, एक या एक से ज़्यादा स्प्रिंग भी हो सकते हैं, then they are in parallel। ठीक है, और पैरेलल में जो के इक्विवेलेंट है वो ज़्यादा हो जाए। तुम ही खुद सोचो, अगर ये दो स्प्रिंग इस तरीके से लगा हुआ है और दो स्प्रिंग इस तरीके से कंबाइंड है तो कौन ज़्यादा टफ होगा खींच पाना, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? ज़्यादा टफ कौन सा होगा खींच पाना? फर्स्ट वाला टफ होगा, है ना। इसीलिए इसका के क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सेकंड वाले का के क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। सेकंड वाला मैं आराम से खींच पाऊंगा, फर्स्ट वाला नहीं खींच पाऊंगा। तो जब भी हमें टफनेस चाहिए होता है तो दोनों स्प्रिंग को हम लोग पैरेलल में कंबाइन कर देते हैं। जब भी ट्रेन के नीचे देखो दो स्प्रिंग पैरेलल में लगे होते हैं, नॉट सीरीज में। और जब भी मुझे इसके सॉफ्टनेस को बढ़ाना होता है तो वो जो स्प्रिंग होता है, दो स्प्रिंग को हम लोग सीरीज में लगा देते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन जल्दी हमें दिखता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस में सिंगल स्प्रिंग दिखेगा। तुम अगर इसको सीरीज में रखे हो तो ये कंटिन्यूस में सिंगल ही स्प्रिंग दिखेगा तुम्हें, तो इसलिए तुम्हें जल्दी ये चीज दिखेगा नहीं कि सीरीज में लगा के रखा है। बोलो। हाँ। 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 क्यों नहीं हो सकता? अरे, अरे तुम गलत तरीके से समझ रहे हो। एल जो होता है हमारा नेचुरल लेंथ होता है, ये इस तरीके से है ना। रेडियस सोचो काफी बड़ा है, रेडियस काफी बड़ा है, तो ये लेंथ तो काफी कम हुआ ना, विच इज नेचुरल लेंथ। अब तुम इसको खींचो तो ये जब खिंचाएगा थ्रेड की तरह तो नेचुरल लेंथ के जो एल लेंथ है इससे तो काफी ज्यादा हो सकता है। समझ में आ रहा है? हालांकि हम लोग इतने ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं करते हैं क्योंकि हमारा स्प्रिंग स्प्रिंग नहीं रह जाएगा, फिर उसका इलोंगेशन प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ लूज हो जाएगा, फिर एफ इज इक्वल्स टू के एक्स भी नहीं लगा सकते हम लोग। समझ में आ रहा है क्या? ये हम लोग इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी में पढ़ेंगे कि इलास्टिक लिमिट तक ही हम लोग उसको खींच चीर सकते हैं, नहीं तो वो अपने प्रॉपर्टी को लूज कर देगा, फिर वापस से स्प्रिंग अपने पोजीशन पे नहीं आएगा जैसे मैंने रिलीज करा तो। ठीक है। हम्म। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर मैं स्प्रिंग को कट कर दूं तो क्या होगा। तो लेट्स से कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग का लेंथ है एल। स्प्रिंग तो स्पाइरल फॉर्म में होता है और स्प्रिंग का लेंथ है एल।
और तुमने इसको 3 भागों में कट कर दिया, 1, 2 और 3। दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। और इस पार्ट का जो लेंथ है L1 रखा, और इस पार्ट का लेंथ L2, और इस पार्ट का लेंथ L3। कुछ इस तरीके से L1, L2, L3। तो तुम मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, अभी जो मैंने कट करके निकाला, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहेगा या डिफरेंट? बोलो। सभी K1, K2, K3 के वैल्यूज सेम होंगे या डिफरेंट? सेम नहीं होगा। सभी को लगता है कि सेम होगा, लेकिन K1, K2, K3 सेम नहीं होगा। तुम कभी भी अपने स्प्रिंग को कट कर लेना, जो एक तुम्हारे पेन में तो होगा, ये रिफिल में तो होता ही है स्प्रिंग, उसको आधा कट कर लेना और फिर उसको इलोंगेट करने की कोशिश करना। तुम्हें टफनेस लेवल समझ में आ जाएगा। जब स्प्रिंग बड़ा था तो मैं आराम से उसको पुल कर पा रहा था, जब भी मैंने छोटा कर दिया तो अब उसको पुल कर पाना थोड़ा टफ हो गया। तुम्हें खुद ही खुद अंदाजा लग जाएगा। डेट मीन्स जब मैंने स्प्रिंग को कट किया तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो चेंज हुआ ही हुआ, साथ ही साथ बढ़ गया, घटा भी नहीं, बढ़ गया। तो ये K1, K2, K3 का वैल्यू कितना होगा, है ना? तो उसका जो रिलेशन है, मैं इस जगह पे रिलेशन लिखता हूँ। ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट था लेट से K, और ओरिजिनल लेंथ था L। तो जो रिलेशन होता है KL इज इक्वल्स टू K1L1 इज इक्वल्स टू K2L2 इज इक्वल्स टू K3L3। ये रिलेशन होता है। तो मान लो इन दोनों रिलेशन को लिया मैंने, तो KL इज इक्वल्स टू K1L1 होगा, implies K1 will be equals to KL डिवाइडेड बाय L1। L1 तो हमेशा L से छोटा ही होना है, सो K1 विल बी ग्रेटर देन K। बराबर है क्या? और इस पे बेस्ड जेई में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। इस रिलेशन को याद रखना, that KL is equals to K1L1 is equals to K2L2 is equals to K3L3, सभी का मल्टीप्लिकेशन। तो जेई में जो क्वेश्चन आया था वो कुछ इस तरीके से लिखा गया था कि एक स्प्रिंग था, एक स्प्रिंग था जिसका लेंथ था L और स्प्रिंग कांस्टेंट था K। इसको दो पार्ट में कट किया गया, एक पार्ट है L/3 का और दूसरा पार्ट तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा तुम्हें। तो पूछा गया फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट स्प्रिंग। उसने रेशियो वगैरह पूछा हुआ था, मॉडललेस तुम अगर ये निकाल लोगे तो वो भी आ ही जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था जी में। निकाल के बताओ जल्दी से। हम्म। तो ये हमारे पास स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग लेंथ L है, स्प्रिंग कांस्टेंट K। इसको मैंने कट कर दिया L/3 में, और दूसरा स्प्रिंग हुआ 2L/3 का, इसका K1 होगा, इसका K2 होगा। मल्टीप्लाई कर लो, एल के इज इक्वल्स टू L/3 इंटू K1। एल कैंसिल आउट, सो K1 इज इक्वल्स टू 3K। सो अगर रेशियो निकालूंगा K1/K इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन, समझ में आया? और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ, आते हैं, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ टफ ही क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द नेट इलोंगेशन
इन द स्प्रिंग्स, नेट इलोंगेशन कितना होगा। ओके, तो बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, पहले के इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। दोनों किस में, सीरीज में। सो के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू के वन के टू अपॉन के वन प्लस ऑफ के टू। के वन का वैल्यू कितना है, के, और ये टू के डिवाइडेड बाय थ्री के, तो ये आ जाएगा टू के बाय थ्री। और फिर इसको तुमने लगा दिया तो एक सिंगल स्प्रिंग बन गया, और ये एम मास है। के इक्विवेलेंट तुम्हारा आ गया डेट इज टू के बाय थ्री। तो इस ब्लॉक के ऊपर नीचे लगेगा एम जी, और ऊपर लगेगा टू के बाय थ्री इंटू एक्स। दोनों को इक्वल कर लो। एम जी इज इक्वल्स टू टू के बाय थ्री एक्स, सो एक्स इज इक्वल्स टू थ्री एम जी बाय टू के। आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये कुछ स्प्रिंग्स हैं जो इस तरीके से दिया गया है। इसका वैल्यू दिया गया है टू के, इसका वैल्यू के, और इसका भी वैल्यू के दिया गया। पूछा गया है फाइंड इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। चलो देखो, ये जो तीनों स्प्रिंग है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज में या पैरेलल में। तो मैंने तरीका बताया था, अगर किसी भी दो या दो से ज़्यादा स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन सेम अमाउंट में हो रहा है, तो फिर स्प्रिंग क्या होंगे, पैरेलल में। तो लेट से ये नेचुरल लेंथ है, और इसको मैंने इस डायरेक्शन में मूव किया एक्स से, तो इस स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा एक्स अमाउंट में, और ये जो स्प्रिंग है फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में के एक्स। और इस वाले स्प्रिंग और इस वाले स्प्रिंग दोनों में एक्सटेंशन होगा, तो ये क्या करेगा, पुल करेगा। एक्सटेंशन भी सेम अमाउंट में होगा, टू के एक्स और के एक्स। तो तुम नेट इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, सभी का एडिशन। बेसिकली तुम फोर्स को देखो, सभी एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, और ये सभी किस में है, पैरेलल में। समझ में आ रहा है क्या बात। सिंपल सा चीज समझो, सभी में एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन सेम अमाउंट में हुआ है, तो सभी किस में है, पैरेलल में। ऑल आर इन पैरेलल, पैरेलल में। तो बस इसका के इक्विवेलेंट निकाल लो, डेट विल बी इक्वल्स टू टू के प्लस ऑफ के, विच विल बी इक्वल्स टू फोर के। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, अब तुम्हें याद रहेगा हमेशा। बाकी नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं हर एक जगह। एक और क्वेश्चन जो जेई में आया हुआ था, क्वेश्चन ऐसा है कि ये स्प्रिंग है, मुझे याद नहीं है पैटर्न क्या था, स्प्रिंग ऊपर था या स्ट्रिंग नीचे था, दोनों कर लेंगे। तो पहले ये वाला कर लेते हैं। ये स्ट्रिंग है, और ये स्प्रिंग है, और इस जगह पे ब्लॉक रखा हुआ है। दिस इज एम मास का ब्लॉक, एंड दिस इज ऑल्सो एम मास का ब्लॉक। दिस इज आइडियल स्ट्रिंग, एंड दिस इज स्प्रिंग। तो बोला गया कि मैंने एक सीजर लिया, और इस सीजर से, कैंची से कट कर लिया। तो जब इंस्टेंट, जिस समय पे कट किया जाएगा, उसी इंस्टेंट पे इन दोनों ब्लॉक का एक्सलेशन क्या होगा आफ्टर कटिंग। तो जस्ट आफ्टर cutting the string, find the acceleration of both the blocks। सॉल्व करो।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो, क्योंकि अगर तुम फर्स्ट टाइम करोगे तो शायद ही तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो स्प्रिंग का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो स्प्रिंग फोर्स तब तक एक्ट करते जाएगा जब तक कि उसमें इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन है। जैसे ही वो इलोंगेशन कंप्रेशन खत्म होगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, तभी वो फोर्स लगाना बंद करेगा। लेकिन कोई भी स्प्रिंग होता जो है वो अचानक से इलोंगेशन को खत्म नहीं कर सकता है। मान लो तुमने इन दोनों ब्लॉक्स को एकदम स्ट्रेच करके छोड़ दिया, नेचुरल लेंथ था ये था, तो इतना सा एक्सटेंडेड है। तुमने जैसे छोड़ा तो क्या स्प्रिंग फोर्स जीरो हो जाएगा क्या? नहीं, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, तब तक लगते रहेगा जब तक कि वो ब्लॉक यहाँ पर ना पहुंच जाए। एक्सटेंशन जब तक जीरो ना हो जाए तब तक फोर्स लगेगा। तो सेम केस यहाँ पे भी है, जैसे मैं स्ट्रिंग को कट करूंगा तो स्ट्रिंग कट करने पे टेंशन उसमें इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग में टेंशन इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं हो पाएगा। वही अगर स्प्रिंग को कट किया होता तो फिर इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाता, लेकिन उसके बाजू वाले को कट किया है। तो ध्यान रखना, पहले मैं फोर्स को बैलेंस कर लेता हूँ। अगर इस सिचुएशन की बात करें तो इस सिचुएशन में जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो कुछ इस तरीके से लग रहे होंगे। इस पे लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में mg, और ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा kx, और इस जगह पे लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में mg और kx, और ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन। तो टेंशन का वैल्यू कितना होगा? 2mg के बराबर। क्यों? क्योंकि kx का वैल्यू जो है वो mg है, बराबर। अब जैसे ही तुमने रस्सी को कट करा तो रस्सी का तो टेंशन इंस्टेंटेनियसली जीरो कर दिया तुमने। तो अब इस ब्लॉक पे ये पूरा खाली हो गया और ये सिस्टम बचा, तो अब इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं ये टेंशन अचानक से गायब हो जाएगा। दो फोर्सेस अभी भी लगते रहेंगे, एक mg और एक kx अभी भी लगते रहेगा। और क्योंकि ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है तो इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की डायरेक्शन में। तो मैं बोलूँगा mg प्लस ऑफ kx इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जिस इंस्टेंट पे कट किया गया है उसी इंस्टेंट पे kx का वैल्यू mg के बराबर ही होगा। सो mg 2mg इज इक्वल्स टू ma, और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2g के बराबर। और अगर मैं इसका बात करूं तो एक्सटेंशन अभी कंप्लीट खत्म हुआ ही नहीं है, kx तो अभी भी ऊपर ही लग रहा है और kx और mg अभी भी इक्वल है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा? 0। बात समझ में आई क्या सबको? अब इसका दूसरा वाला पार्ट कर लेते हैं कि स्प्रिंग इस बार ऊपर है और ब्लॉक इस जगह पे है, और नीचे है स्ट्रिंग और इसके पास m मास है। और अब मैंने कट किया स्ट्रिंग को, ऐसे करके। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। सॉल्व करो इसको। तो फिर से देखेंगे अगर हम लोग तो पहले इक्विलिब्रियम पे लेकर के आएंगे इसको और एफबीडी बनाएंगे, और फिर मासेस को गायब करेंगे। ये स्ट्रिंग एम मास और एम मास, फोर्सेस अप्लाई कर देता हूँ। इस जगह पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg और ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा टेंशन, एंड टेंशन इज इक्वल्स टू mg होगा। और इस जगह पे देखें तो इस पे नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा mg, नीचे की डायरेक्शन में टेंशन, और ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा
के एक्स, so के एक्स विल बी इक्वल्स टू एम जी प्लस ऑफ टेंशन, और ये हो जाएगा 2 mg के बराबर। ये दो चीज़ आ गया। अब जैसे तुमने रस्सी को कट करा, तो रस्सी कट होने के बाद ये और ये कनेक्शन लूज कर दिया और टेंशन अचानक से गायब हो गया। तो टेंशन जहाँ पे भी था उसको गायब कर दो अचानक से। शॉर्ट ट्रिक में समझो, एकदम आसान होता है, कुछ नहीं करना है। जो भी टेंशन था उसको गायब कर दो, बाकी फोर्सेस को लिख दो। ऊपर की डायरेक्शन में के एक्स होगा, नीचे की डायरेक्शन में एम जी लगेगा, और ये ऊपर की डायरेक्शन में एक्सलेट करेगा। और टेंशन गायब होगा तो इस पर सिर्फ एम जी लगेगा, और ये एक्सलेट करेगा नीचे की डायरेक्शन में। तो ये एक्सलेशन हो जाएगा जी, और ये एक्सलेशन कितना हो जाएगा, के एक्स माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। के एक्स का वैल्यू कितना था, 2 mg, तो एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन, सो एक्सलेशन इज इक्वल्स टू जी। इसका एक्सलेशन आ जाएगा जी, और इसका भी एक्सलेशन जी आ जाएगा, लेकिन एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आया? हम्म। एक और क्वेश्चन कर लो लास्ट, जिसमें कि लिफ्ट के अंदर स्प्रिंग दिया हुआ है। एक लिफ्ट के अंदर स्प्रिंग दिया गया है, और ये ब्लॉक है एम मास का, और ये लिफ्ट ए से एक्सलेट कर रहा है, ठीक है। तो पूछा गया एट इक्विलिब्रियम फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। सॉल्व करो इसको। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका के दे रखा है। ओके, देखो इसको सॉल्व करते हैं। एम मास इस जगह पे जो है, अगर कोई भी पर्सन जो ग्राउंड के फ्रेम से देख रहा होगा, वो क्या बोल रहा होगा कि ये जो एम मास है वो एक्सलेट कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। बिल्कुल कर रहा है, और ग्राउंड के फ्रेम से ही मैंने सारे फोर्सेस को लगा रहा हूँ। ऊपर की डायरेक्शन में के एक्स लगेगा, और नीचे की डायरेक्शन में लगेगा एम जी। क्वेश्चन क्या बोलूँगा मैं, के एक्स माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। सो के एक्स इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ऑफ एम ए, और m कॉमन ले लो, ये हो जाएगा g प्लस ऑफ ए। सो x इज इक्वल्स टू m इंटू जी प्लस ऑफ ए डिवाइडेड बाई के। और g प्लस ऑफ ए को याद करो, हम लोगों ने क्या बोला था, g इफेक्टिव। याद है क्या? दिस इज द इफेक्टिव एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे m g इफेक्टिव डिवाइडेड बाय के लिखेंगे, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, डेट इज वेइंग मशीन। वेइंग मशीन समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्प्रिंग बैलेंस समझेंगे। तो वेइंग मशीन क्या होता है, समझते हैं। वेइंग मशीन देखा है? बेसिकली पहले का वेइंग मशीन और अभी का वेइंग मशीन अलग होता है, उसका मैकेनिज्म अलग हो चुका है, लेकिन पहले का अलग मैकेनिज्म था। वेइंग मशीन, तो वेइंग मशीन क्या होता है, एक बड़ा सा इक्विपमेंट इस तरीके से मान लो, और अंदर ढेर सारे मैंने लगा दिए स्प्रिंग, है ना, कुछ इस तरीके से तुम सोच लो, अंदर ढेर सारे स्प्रिंग लगा दिए मैंने। और कोई भी पर्सन इसके ऊपर जाकर के अब खड़ा होगा, है ना, कोई भी पर्सन इसके ऊपर जाकर के अब बैठा, तो खड़ा होने के कारण से स्प्रिंग कंप्रेस होगा, है कि नहीं? और स्प्रिंग अगर कंप्रेस होगा
तो कितना कंप्रेशन हुआ है, जैसा कि हम लोग देखते थे के एक्स इज इक्वल्स टू एम जी के बराबर होता है, तो कितना कंप्रेशन हुआ है वो हम लोग निकाल सकते हैं। और जितना भी कंप्रेशन हुआ है उसके हिसाब से मैं रीडिंग दे सकता हूँ कि हाँ ये इतना इसका मास होगा, है ना, एम इज इक्वल्स टू के एक्स डिवाइड बाय जी। तो बेसिकली एक स्केल होता है, स्केल से हम लोग आराम से मेजर करके इस चीज़ों को बता सकते हैं। एक सिंपल सा तुम्हें कंस्ट्रक्शन बता दिया, ऐसा वेइंग मशीन हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वेइंग मशीन मेजर किसको करता है। वेइंग मशीन मेजर किसको करता है, वेइंग मशीन नॉर्मल को मेजर करता है। अगर वेइंग मशीन का कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो वेइंग मशीन का कंस्ट्रक्शन नहीं नहीं नॉर्मल को मेजर करता है। समझो ना, मैं समझाऊंगा ना, अभी समझ में आएगा। एफबीडी अगर मैं वेइंग मशीन का बनाऊंगा तो ये वेइंग मशीन, और इस पे जो नॉर्मल लगेगा वो नीचे की डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, और जो भी आदमी होगा उस आदमी के ऊपर एम जी लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, और इस पे नॉर्मल लगेगा आदमी पे ऊपर की डायरेक्शन में। तो वेइंग मशीन पे इफेक्टिवली फोर्स कौन सा लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, और वो नॉर्मल को रीड करेगा ना कि एम जी को रीड करेगा। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेइंग मशीन gives us the reading of normal force, ठीक है, गिव्स द रीडिंग ऑफ द नॉर्मल फोर्स। तो तुम्हारा रीडिंग जो है कभी कभी आंसर में न्यूटन में भी दिया जा सकता है और केजी में भी दिया जा सकता है, क्योंकि न्यूटन नॉर्मल जो है न्यूटन में तो आराम से हो ही सकता है, और केजी में कैसे होगा, नॉर्मल अपॉन जी कर लो तो ये होगा तुम्हारा केजी में, ठीक है। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में यूनिट देखा था के जी एफ, वो यही है। खैर, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गया कि हाँ ये जो वेइंग मशीन है वो हमें नॉर्मल रीडिंग देता है, और इसको अभी मैं थोड़ी देर में एक एग्जांपल लूँगा, उसमें क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा। तो पहले एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं, जिसमें कि एक वेइंग मशीन है, और इस वेइंग मशीन के पर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है, और इसके ऊपर भी एक वेइंग मशीन रखा हुआ है, और इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है 2m का। लेट्स से बोथ वेइंग मशीन आर मासलेस, बोथ आर मासलेस। तो पूछा गया फाइंड द रीडिंग ऑफ बोथ वेइंग मशीन। अगर मैं नॉर्मल वे में देखूं तो तुम तुरंत बता सकते हो वेइंग मशीन 1 में कितना रीडिंग होगा और 2 में कितना होगा। बताओ 2 में कितना होगा रीडिंग। अरे 2 mg होगा ना, 2 mg के बराबर है ना। और 1 में कितना होगा, 3, दोनों का मास है 3 mg, है ना। अब इसको तुम लोग एफबीडी बना करके करो, ठीक है, एफबीडी बना करके करो। तो इसका एफबीडी बना लेते हैं। 2m मास का ब्लॉक पे जो एफबीडी बनेगा ऐसा होगा, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा 2 mg, और ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल n1 बोल लेते हैं। सो n1 विल बी इक्वल्स टू 2 mg, और n1 ही रीडिंग देगा, इसका n2 बोल लेता हूँ मैं इसको। जो भी n2 होगा वेइंग मशीन पे वही रीडिंग देगा, n2 लग रहा होगा इसके ऊपर, और इस पे भी ऊपर की डायरेक्शन में n2 लग रहा होगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है वेइंग मशीन 2। और अब इस ब्लॉक पे बात करते हैं, ये एम मास का जो ब्लॉक होगा इस पे n2 लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में, mg लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में, और ऊपर की डायरेक्शन में एक लग रहा होगा n1। सो n1 विल बी इक्वल्स टू mg प्लस ऑफ n2, और n2 का वैल्यू पुट कर लो, वो कितना हो जाएगा 2 mg, तो ये जगह 3 mg।
सो N1 जो कि नॉर्मल लग रहा है वेइंग मशीन पे 1 पे, वो ही आ जाएगा फॉर्मूला आंसर। ठीक है। अब इसे हम लोग करते हैं कि मान लो कि वेइंग मशीन जो है वो लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है। वेइंग मशीन लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है। तो तुम मुझे बताओ, अगर कोई भी पर्सन है जो कि लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन लेकर के बैठा हुआ और ये ऊपर की डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा है, तो अगर लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में एक्सलेट करता है तो आदमी हैवी फील करता है या लाइट? हैवी फील करता है। तो वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? तो बढ़ेगा। अरे कौन है ये ऑफर? अमेजन का ऑफर का बात कर रहा है क्या ये? अरे म्यूट कर लो। ओके, देखो इधर। तो ये जो पर्सन है, तो एम जी जो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा इस पे, और ऊपर के डायरेक्शन में ए से एक्सलेट कर रहा है, और इस पे नॉर्मल ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो वेइंग मशीन है इस पे नॉर्मल लगेगा नीचे के डायरेक्शन में। इस पे इक्वेशन क्या बनाऊंगा मैं? डेट नॉर्मल माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। सो एन इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ऑफ एम ए, और इसी को तो मैंने लिखा था जी इफेक्टिव। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा हमारा? जी इफेक्टिव के बराबर। तो इस जगह पे जो वेइंग मशीन है उसका जो रीडिंग मिलेगा मुझे, डेट विल बी इक्वल्स टू एम इंटू जी इफेक्टिव। अब ये जी इफेक्टिव हमारा चेंज हो सकता है कि अगर लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में एक्सलेट ना करके नीचे के डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा है तो क्या होगा। जैसे कि मान लो अब लिफ्ट नीचे की डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा है, तो जी इफेक्टिव कितना ले लेंगे? ए से एक्सलेट कर रहा है, सो जी इफेक्टिव विल बी इक्वल्स टू जी माइनस ऑफ ए। जी माइनस ऑफ ए ले लेंगे, और फिर नॉर्मल जो लगेगा वो लगेगा m इंटू जी इफेक्टिव, गिवन डेट द एक्सलरेशन इज लेस देन जी। ये जो है हमारा वो जी से छोटा होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा वेइंग मशीन। नेक्स्ट हम लोग देते हैं स्प्रिंग बैलेंस। तो फिर नॉर्मल ही नहीं आएगा। सोचो, लिफ्ट बहुत ही जल्दी से एक्सलेट करेगा। एस वर्मा का एक क्वेश्चन करा था हम लोगों ने जिसमें कॉइन को ड्रॉप किया गया था और लिफ्ट का एक्सलेशन जी से ज़्यादा था, तो फ्लोर को टच किया था, है ना? स्प्रिंग फोर्स। हाँ। तो ये हो गया हमारा वेइंग मशीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस, तो ये स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? बहुत ही पुराने ज़माने में देखा होगा, है ना? हाँ, बहुत ही पुराने ज़माने का तुमने अगर देखा होगा तो ये इस तरह का एक तो मेजरिंग डिवाइस होता था जिसमें कुछ हुक लगा होता था, और इस हुक के साथ तुम कोई सा भी लोड को डाल सकते हो, और फिर वो इस जगह पे मुझे रीडिंग देता था। ठीक है। तो यही कहलाता है हमारा स्प्रिंग बैलेंस, और हमें पता है इसका कंडीशन देख के ही पता चल रहा है अंदर एक स्प्रिंग है जो एक्सटेंड होगा, और एक्सटेंशन के कारण से हमें बता करके देगा कि इसका वेट कितना है या फिर मास कितना है ना? तो फिर से इसमें अगर हम लोग देखें एफबीडी बनाए, तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg, और ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा टेंशन विच इज ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स। और ये जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा
टेंशन जो इस जगह पे कनेक्टेड है। तो जो रीडिंग ले रहा है स्प्रिंग बैलेंस, वो किसका रीडिंग ले रहा है? टेंशन का। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा स्प्रिंग बैलेंस टेक्स द रीडिंग ऑफ टेंशन। ये टेंशन का रीडिंग देगा। अब इस पे भी एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग कि मान लो ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस 1, और इससे मैंने एक ब्लॉक अटैच कर दिया एम मास का। फिर दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है जिसको मैंने इससे अटैच कर दिया है, और इससे भी मैंने एक एम मास अटैच कर दिया, और एज्यूम करना है कि दोनों स्प्रिंग बैलेंस मासलेस है। तो दोनों में रीडिंग कितना होगा? जल्दी बताओ, इजी है। कितना हो जाएगा? हम्म, बिल्कुल आसान है। तो इसका रीडिंग देखेंगे तो ऊपर लगेगा टेंशन 1, टेंशन 2 बोल देता हूँ, और नीचे लगेगा mg। तो टेंशन 2 कितना होगा? mg के बराबर। और इस पूरे स्प्रिंग में जो टेंशन होगा वो T2 होगा। तो यहाँ पे भी वो T2 से नीचे खींच रहा होगा। तो इसका मैं FBD बना लेता हूँ। नीचे लगेगा mg और T2, और ऊपर के डायरेक्शन में ये ऊपर खींचेगा T1 से। सो T1 विल बी इक्वल्स टू mg प्लस ऑफ T2। T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? mg के बराबर। सो T1 इज इक्वल्स टू 2mg। तो एक में रीडिंग आ गया mg, दूसरे में रीडिंग आ गया 2mg। अब इसी सिस्टम को हम लोग जाकर के लेफ्ट में रख देते हैं वापस से। तो ये हमारे पास सिस्टम है वेइंग मशीन वाला, और एम मास को अटैच करके रखा है, और ये स्प्रिंग बैलेंस है। ऊपर की डायरेक्शन में ए से एक्सलेट कर रहा है लेफ्ट। तो बताओ जल्दी से कितना आ जाएगा रीडिंग? बिल्कुल सही। तो इसका एफबीडी बनाएंगे सबसे पहले। एफबीडी में आएगा mg नीचे, और ऊपर लगेगा टेंशन, और ए से एक्सलेट कर रहा होगा। तो मैं लिखूंगा टेंशन माइनस ऑफ mg इज इक्वल्स टू ma। सो टेंशन इज इक्वल्स टू m इंटू जी प्लस ऑफ ए, विच इज जी इफेक्टिव। और यही टेंशन तो यहाँ पे होना है, यही टेंशन तो इसके पास होगा टी। तो रीडिंग तो मुझे टेंशन वाला ही देगा। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं। उसमें मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ और फिर अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि इस तरीके से सिस्टम है, तो तुम्हें इस क्वेश्चन में स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग निकालना है कि कितना होगा। सिस्टम कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, एंड सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सॉल्व करो, और वेज जो है हमारा फिक्स्ड है। तो इसमें एफबीडी बनाते हैं। जो स्प्रिंग में टेंशन होगा उसी का मुझे रीडिंग मिलेगा और वही आंसर होगा। तो मैं टेंशन निकालूंगा। ये एम मास का ब्लॉक जो है उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, डेट विल बी एम जी साइन थीटा, और पीछे की डायरेक्शन में लगेगा टेंशन। तो टेंशन का वैल्यू कितना होगा? एम जी साइन थीटा। ये हो जाएगा टेंशन। और इस पुली का अगर मैं बी डी बनाऊंगा तो इस पे पीछे लगेगा, इस डायरेक्शन में तो टेंशन लगेगा, और ये टेंशन T1 एज्यूम कर लेता हूँ, और इधर लगेगा T1। तो 2T1 इज इक्वल्स टू T,
और टी का वैल्यू कितना है, एम जी साइन थीटा। सो टी वन विल बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई टू। सो दिस विल बी द रीडिंग, ये हमारा रीडिंग होगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, सिस्टम को लिफ्ट में रख दिया जाएगा, तो अगर लिफ्ट में रख देंगे तो हमें जी इफेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा, वो एक चीज़ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एक हम लोग इसका अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से कि एक स्प्रिंग बैलेंस है और इस तरीके से दोनों साइड जो है वो 10 kg का मास हैंग कर दिया गया। तो स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग कितना होगा ये मुझे बताओ। बोलो क्या लग रहा है, 10 kg शो करेगा या 20 kg या ज़ीरो? डी है नन का आंसर। क्या लग रहा है, 20? ज़ीरो लग रहा है। ओके, और किसी को कुछ लग रहा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, इसका आंसर ए है, 10 kg। कैसे? इस स्प्रिंग बैलेंस को हटा दो, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। तो तुम मुझे बताओ टेंशन कितना होगा इस स्ट्रिंग में। ऊपर टी लग रहा होगा, नीचे 10 g लग रहा होगा, तो टेंशन कितना होगा, 10 g के बराबर। चाहे तुम इस तरफ से निकालो चाहे इस तरफ से निकालो, बात तो एक ही है। और यहाँ पे भी टेंशन तो उतना ही होना है। और अभी हम लोगों ने देखा कि जो स्प्रिंग बैलेंस है वो किसका रीडिंग देता है, टेंशन का रीडिंग देता है। तो टेंशन कितना है, 10 g है। सो दिस विल बी द रीडिंग। इसका मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। अगर स्प्रिंग बैलेंस को मैं इस तरीके से रख करके दिखाता कि ऐसा है, इस तरीके से रखा हुआ है 10 kg, तो अब कितना स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग आता? तुम लोग आराम से बोल देते हो, आराम से 10 g रीडिंग बता देते हो। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि टेंशन सिर्फ इसी तरफ लग रहा है, टेंशन इस तरफ भी लग रहा है, और वो कितना लग रहा है, 10 g ही लग रहा है, और यहाँ पे भी टेंशन 10 g है। तो चाहे सिस्टम ऐसा हो चाहे सिस्टम ऐसा हो, दोनों केस में हमारा रीडिंग सेम होने वाला है। हाँ बोलो। टेंशन का डायरेक्शन, मैंने एक, तुमने लास्ट में भी एक बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था रोप में भी, कि रस्सी में यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा। डिपेंड करता है ना, तुमने कट करा है तो कौन से पार्ट पे टेंशन पूछ रहे हो। अगर इस वाले पार्ट पे पूछोगे तो टेंशन इधर होगा, और इस वाले पार्ट पे पूछेंगे तो टेंशन इस तरफ होगा। डिपेंड करता है कि तुम कौन से पार्ट पे पूछ रहे हो। और टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स लगाता है, टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स लगाता है। बीच में रहे कहीं पे भी रहे, तो मुझे पार्ट भी तो बताओगे, इस पार्ट में चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का स्प्रिंग बैलेंस। नेक्स्ट क्लास में इस पर एडवांस लेवल क्वेश्चन देखेंगे जिसपे कि दोनों का मिक्सचर होगा, स्प्रिंग बैलेंस और जो वेइंग मशीन देगा उन दोनों का मिक्सचर होगा। और फिर हम लोग आगे देखेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। हाँ। बोल। नहीं, एग्ज़ाम के बारे में मैं बात करता हूँ।